डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में 40 का दम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो हम लोगों का सीरीज है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान या सिविक्स या नागरिक शास्त्र के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये बस आपका केवल रिवीजन के लिए है। कम से कम समय में 12, 13, 14 मिनट में कम से कम समय में आप 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो एग्जाम है उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और साथ ही अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इसको। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन देखिए कि मार्गन्थाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। मार्गन्थाउ जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये यथार्थवाद के प्रणेता हैं, जनक हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो कौन सा है। तो कहते हैं राजनयन यानी डिप्लोमेसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विमेल विमेल है यानी सुमेलित नहीं है। कार्ल ड्यूस संचार उपागम, ये सही है। हंस मार्गन्थाउ यथार्थवादी सिद्धांत, ये भी सही है। थॉमस सेलिंग खेल सिद्धांत, ये भी सही है। मार्टिन सुबुक सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका किसका है, ये सर्वहारा मार्टिन सुबुक का नहीं है, ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो ऑप्शन डी डिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो संचार सिद्धांत के जनक कौन है, आपको पता ही है। तो कार्ल ड्यूस है संचार सिद्धांत के जनक। सामूहिक सुरक्षा नियम में से किससे अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा नियम जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी कुछ किससे अधिक व्यवस्थित है। शक्ति संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून या निशस्त्रीकरण। तो ये बीओपी यानी शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर से अधिक व्यवस्थित होती है आपकी कलेक्टिव सिक्योरिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। 11, 17, 21 या 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल आपके 15 जज होते हैं, कुल 15 जज होते हैं। और इसका मुख्यालय आपको पता ही है कि हेग में है, हेग जो कि नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 6 मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र में घोषणा पत्र यानी UNDHR अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण, आसान है। आसान इसलिए कई बार पूछा जा चुका है। तो ये कब आपका जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब हुआ, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। तो ये होता है आपका 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 की घटनाओं और प्रधानमंत्री की शासन प्रणाली के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो भारत अमेरिकी परमाणु सहयोग समझौता, ये इनसे संबंधित 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो ये भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ। ताशकंद समझौता आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ। शिमला समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। पंचशील समझौता श्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। अगला प्रश्न देखिए जरा कि एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया या इथोपिया। ये होगा आपका इंडोनेशिया। 1965 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र इंडोनेशिया बना। ठीक, क्योंकि वह 1966 से 65 में बन, 66 से इसका सदस्य फिर से बन गया। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जो है आपका, वैसे इसकी स्थापना में जो बेहद महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और भारतीय प्रधानमंत्री आपके श्री राजीव गांधी थे। इन दोनों के मतलब कि विशेष सहयोग से ये आपका सार्क की स्थापना हुई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये हुआ 8 दिसंबर 1985 को।
अगला प्रश्न देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया। ये क्वेश्चन भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो लोकपाल की नियुक्ति के लिए भारत में सर्वप्रथम विधेयक जो है सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था आपका 1968 में 1968 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से कौन सा एक संबंधित है, ये आपको बताना है। इसी को याद रखिएगा पेशा भी बोलते हैं। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। ये कब आया 1996 में आया, लेकिन समिति का नाम पूछ रहा है तो इसे बोलेंगे हम भूरिया समिति। दिलीप सिंह भूरिया समिति की वजह से ये फेमस है, जो कि 1996 में 94 में दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और 1995 में भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी समिति की सिफारिश की के संदर्भ में संसद ने पेशा पारित किया, जो कि 1996 में। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपके कौन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। ठीक, क्योंकि आपको पता ही है कि ये आपका क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। तो इसी के माध्यम से अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की अभ्यर्थियों की का चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसे कौन सी नौकरशाही कही जाती है। जाति या अभिभावक संरक्षक या योग्यता। 13 ये होगा आपका अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही जो स्वयं को लोकहित का संरक्षक तो मानती है लेकिन वह जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक प्रबंध यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो याद रखिएगा ये सबसे पहले किसके द्वारा, फ्रेडरिक टेलर FW टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, और इनकी फेमस पुस्तक कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकी फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 15 है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा लिया जाता है, ये हमकी राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह, यानी लोकपाल की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 है कि उसी ने इसकी नियुक्ति पे के लिए सिफारिश की थी और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक 2013 में हुआ, फिर संशोधन हो चुका है। तो इसका होगा कि एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। ठीक, तो ये 3 होगा, ये ऐसा नहीं है, डी इसमें नहीं होगा, ए बी सी यानी सी ऑप्शन सही है। स्वतंत्र नियामक आयोग इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन या IRCs अद्वितीय नवाचार है किस प्रशासनिक प्रणाली का। तो ये स्वतंत्र नियामक आयोग या IRC जो होते हैं ये आपका अद्वितीय नवाचार US प्रशासनिक प्रणाली यानी अमेरिकी प्रशासनिक प्रणाली का नवाचार है, इनोवेशन है, ऑप्शन ए। 18 कि वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, इसमें से निम्न में से क्या शामिल नहीं है। इसमें से निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो वॉटसन एक तो याद रखिएगा जो 7S का सिद्धांत दिया गया जो नेतृत्व से संबंधित है, प्रबंधन और नेतृत्व यानी मैनेजमेंट और लीडरशिप से संबंधित है। तो उसमें संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्यों का प्रसार। तो इसका राइट आंसर होगा समर्थन, ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं है। किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी। 1884, 85, 1888 या 1887। ये होगा 1887। नेक्स्ट है कि हैथॉन
हैथॉन प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। हैथॉन प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं, यानी हैथॉन जो अध्ययन हुआ उसका समय क्या है। याद रखिएगा, हैथॉन का प्रयोग जो चला यानी एक्सपेरिमेंट चला 1924 से लेकर 1932 तक। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं 19 के दशक के अंत के 1920 के दशक के अंत के हैं ये। इसमें एल्टन म्यू का ये सिद्धांत है, हैथॉन प्रयोग एल्टन म्यू और इनकी प्रॉब्लम से संबंधित द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ, यानी जो आपका इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन उसमें ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से संबंधित इनकी 3 रचनाएं हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, यानी यूनिटी ऑफ कमांड से क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 21। साथियों, एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, एक और चीज़, अब आपका बीपीएससी का क्लियर हो चुका है कितनी सीटें आएंगी, ठीक, और जल्द से जल्द बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्रूटमेंट से संबंधित आपकी नई नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है, जिससे 2 से 3 आयोग को सरकार ने, आयोग को शिक्षा विभाग ने, आयोग को बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन उसने भेज दिया है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश की एकता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका मतलब होता है कि अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। गुलिक, एल.डी. वाइट, हर्बर्ट साइमन या उर्विक। ये कोट है आपका लूथर गुलिक का। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी रचना है। किसने कहा कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लास्की, गिलक्राइस्ट, गेटेल या गार्नर। 23। तो ये गिलक्राइस्ट का कोट है। वो कहते हैं कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। 24 देखिए कि भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है। 24। तो इसमें होगा आपका, देखिए, राष्ट्रीय दल और राज्य दल और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल जो हैं आपके ये हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रीय दलों का जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है। बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल है ये। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहने वाला हरमन फाइनर हुए। निम्नलिखित में द्वारा अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण। ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में हो चुकी, लेकिन इसका विस्तार जो हुआ 1919 यानी अन्य को भी प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा की समाप्ति स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसने कहा। तो ये कहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यह है आपकी राज्य विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 29 है शब्द कॉलेजियम का संबंध किससे है। कॉलेजियम शब्द का संबंध किससे है। 29 ये होगा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये होगा 79। और जबकि याद रखिएगा 79, और इसमें आप ये चूंकि पुराना क्वेश्चन है तो इस समय 5 की वृद्धि हो गई तो 85 है, सॉरी 84 होंगे। क्वेश्चन पुराना है तो उसमें 79 लेकिन 5 की वृद्धि हुई है तो ये फिलहाल 84 है। क्वेश्चन नंबर 31 कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति क्या होगी। तो बैठक होती
हेतु विधानसभा गणपूर्ति या लोकसभा या राज्यसभा इन किसी भी सदन की गणपूर्ति यानी डेकोरम जो है 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/10 इन 10वां हिस्सा। अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? तो अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? ये है आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। 33 निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। ये था ये था आपका पॉल एप्पलबी। ठीक, इस सीजे की समाप्ति के समर्थक हुए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जरा, सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? 34 ये होगा कि 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना। ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए जरा कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था का नाम दिया है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉरिस जॉन्स के द्वारा कहा गया। संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघीय व्यवस्था है तो उसे हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की संघीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की संघीय व्यवस्था को हम बोलेंगे सहकारी संघ हाँ सहकारी संघीय व्यवस्था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 37 की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहता है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन ए। 38 लैटिन शब्द मैंडमस यानी परमादेश का क्या अर्थ होता है? बेहद महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 रिट जारी की जाती हैं, पांचों रिटों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। 38 तो हम आदेश देते हैं, ठीक, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है रिट है। 39 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देता है? 39 ये क्वेश्चन देखिए बेहद महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग क्वेश्चन आजकल का, ये राज्यों को। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया? ये हुआ पीआईएल के तहत लोकहित विवाद के कारण। तो साथियों ये फिलहाल हम लोग इसमें 40 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी जो है नेक्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 40 का दम सीरीज जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी देखिए कि आप कितना तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।